नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, कोई लंबा इंट्रो नहीं, कोई बड़ी बातें नहीं, बड़ी बात कल होने जा रही है। बुधवार का दिन है। वक्फ संशोधन बिल जो है संसद में पेश होने जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि सरकार की सांसें इसको लेके फूली हुई है। क्या नीतीश कुमार का दाव रहेगा, क्या टीडीपी का दाव रहेगा और क्या चिराग पासवान करने जा रहे हैं, ये बड़ी बातें हैं। और प्रेम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम जी, स्वागत है आपका। आज चर्चा बड़ी है इसलिए इंट्रोडक्शन बहुत छोटा। क्या वाकई में सांसें फूली हुई है सरकार की? देखिए प्रदीप जी, बहुत महत्व है। 2 अप्रैल का जब अमित शाह कह चुके हैं कि संसद में विधेयक इसी सत्र में पेश होगा। जी लेकिन अमित शाह ने यह नहीं कहा कि इसी सत्र में विधेयक पारित होगा। जी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पेश तो आप कर सकते हैं, हो सकता है कि लोकसभा में पारित कर लें, वो भी पारित शब्द से बचा है अमित शाह जी ने। लेकिन इसको जब तक कि दूसरी सदन में पारित न कर लिया जाए, दोनों सदनों से पारित होना किसी भी विधेयक का कानून बनने के लिए जरूरी होता है। जी तो चूंकि ये बीजेपी का एक एजेंडा है, राजनीतिक एजेंडा है, तो उस एजेंडा को बनाए रखना चाहते हैं, जिंदा रखना चाहते हैं, उसके प्रति प्रतिबद्ध दिखना चाहते हैं बीजेपी के नेता। तो जी इसलिए वो इसको पेश भी करेंगे। पेश जी करने से क्या है कि जो इस बिल के विरोधी हैं, उनका पोलराइजेशन देश में हो रहा है। जी और ये पोलराइजेशन वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में एनडीए के भीतर भी हो रहा है। जी जैसे एन चंद्रबाबू नायडू ने भी वक्फ बोर्ड बिल को पारित करने पर कुछ टिप्पणियां लगाई हैं कि मुसलमानों का यानी स्टेक होल्डर्स का की राय ली जानी चाहिए। हाँ, नीतीश तीन कुमार से सब सुझाव लोग उन्होंने उम्मीद दिए। कर रहे हैं। जी जी। जी नीतीश कुमार से सब लोग उम्मीद कर रहे हैं। और इवन चिराग पासवान भी ऐसी बातें बोल रहे हैं जो वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ जाता है। जी तो ऐसे में एनडीए इसको पेश करके, और जाहिर है पेश होगा तो हंगामा भी होगा। जी मुझे तो सबसे ज्यादा आसार इस बात के लगते हैं कि बीजेपी इस सदन चलने ही नहीं देगी। क्योंकि सत्ता पक्ष का इन दिनों सदन चलाने में बहुत इंटरेस्ट रहा नहीं है। और यहाँ तो जी अपोजिशन विरोध करने के लिए खड़ा है, तो बहाना भी मौजूद है। तो सदन, हमें नहीं लगता कि इसको पारित करने को लेकर के जितनी राजनीतिक पेचीदगियां हैं, उन पेचीदगियों में बीजेपी पड़ना चाहेगी। वह तो जी चाहेगी किसी तरीके से हम पेश कर दें और उसके बाद जो होना हो जाए। यानी हमने तो कर दिया। अब ये बीजेपी का जो रुख है, ये बहुत रक्षात्मक रुख है। जो दिखेगा कल, जो मैं कह रहा हूं रक्षात्मक रुख, ये कल दिखेगा जब पेश किया जाएगा। तो 4 तारीख से पहले ही सब कुछ हो जाना है, फिर सत्रावकाश हो जाएगा। तो जी 2 तारीख को पेश करके आप 4 तारीख तक थोड़े इस पर चर्चा भी करा लेंगे, वोटिंग भी करा लेंगे, दोनों सदनों में करा लेंगे, तो संभव ही नहीं है। तो ये निश्चित है कि ये रुक जाएगा। फिर अगले सत्र में पारित होगा कि नहीं होगा, या फिर इसका नहीं पारित होता है और कुछ एक लंबा समय बीतता है तो यूं ही खत्म हो जाता है। तो राजनीतिक रूप से इस मुद्दे को जिंदा रखने के लिए बीजेपी वक्फ बिल विधेयक मसौदा को पेश करेगी, बिल को पेश करेगी। मगर इसको अंतिम परिणति मिलने के आसार मुझे दिखाई नहीं देते। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप कह रहे हैं सर। मैं अपने दर्शकों के लिए भी कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चाहती भी नहीं है कि ये इतनी जल्दी ये सब कुछ हो, क्योंकि पोलराइजेशन जो हिंदू वोट का है वो बीजेपी चाहती है कि लगातार ये बिल जो है लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहे। और जिस तरह से इंडिया अलायंस के लोग या इंडिया ब्लॉक के लोग जिस तरह से इसका विरोध कर रहे हैं, और जो हिंदू वोट जिसको कहते हैं कि पोलराइजेशन को लेके बीजेपी हमेशा काम करती रही है, कहीं ना कहीं ये उसमें भारतीय जनता पार्टी का फायदा भी करेगा। क्योंकि सिर्फ 37 से 38 सीटें ऐसी है बिहार के, अगर चुनाव की हम बात करें जो सिर पे है, तो जहां मुस्लिम वोट कुछ हद तक
या काफी हद तक प्रभाव रखता है, उसमें से भी 7 से 8 सीटें बीजेपी के पास है ऑलरेडी। तो बीजेपी को शायद ये लगता है कि मुसलमान वोट चाहिए नहीं, लेकिन कम से कम विपक्ष इसको लेके हंगामा करता रहे ताकि हिंदू वोट एकजुट हो सके। देखिए, यहाँ पे आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की 2 दिन पहले की जो बाइट है, बयान है, उसको उसकी याद करना दिलाना जरूरी है। वो ये है कि वो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू सबको उन्होंने आगाह किया है कि ऐसा नहीं चलेगा कि वक्फ बोर्ड बिल पर आप खामोश रहेंगे। इस खामोशी को मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। जी पहले जब असदुद्दीन ओवैसी बोलते थे तो हम लोग ये मानते थे कि असदुद्दीन ओवैसी पूरे मुसलमानों की नुमाइंदगी करते नहीं है, वो तो पॉलिटिकली किसी के लिए पोलराइजेशन का इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। पर जी इस बार हम देख रहे हैं कि पूरे ईद का जो त्योहार है वो भी काला पट्टी लगा करके मुसलमानों ने मनाया। इससे पहले जो अलविदा नमाज होता है उस दिन भी काली पट्टी लगा करके अलविदा नमाज किया। इसके अलावा नीतीश कुमार जैसे नेता, मैं बिहार का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुरंत बिहार चुनाव है और इसलिए इस बिल को पेश करना और इस मुद्दे को जिंदा रखना बीजेपी की राजनीतिक जरूरत है। तो जी इसलिए नीतीश कुमार जब जाते हैं ईद में लोगों के बीच तो उनका स्वागत तो होता है, मगर गर्मजोशी गायब रहती है। और जी नीतीश कुमार इस चीज को समझते हैं और उसके तुरंत बाद नीतीश कुमार के करीबी गुलाम गौस लालू प्रसाद यादव से जाकर मुलाकात करते हैं। तो पॉलिटिकल मैसेजिंग का जो खेल है वक्फ बोर्ड बिल के थ्रू केवल बीजेपी नहीं कर रही है, दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं। ऐसा करना उनके लिए जरूरी है और या एनडीए में रहने वाली पार्टियां भी कर रही हैं और एनडीए से बाहर जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो, ये लोग भी बिहार में कम से कम मैसेजिंग कर रहे हैं। बीजेपी को नहीं चाहिए मुस्लिम वोट, वो मुस्लिम वोट लेंगे नीतीश कुमार के माध्यम से, अपने जी सहयोगी दलों के माध्यम से, और खुद वो हिंदू वोट लेने की गणित बनाते हैं। यही राजनीति उनकी चलती है। लेकिन बिहार में या फिर इस बिहार चुनाव के बाद पूरे देश में भी वक्फ बोर्ड बिल पर मुसलमानों का रवैया सबको बहुत सतर्क मोड में देखने का है। अब जी मुस्लिम केवल इस्तेमाल होने के लिए नहीं है, ऐसा वो फील करने लगे हैं। ये भी बात है। अब है कि क्या हिंदू वोटर्स उसी तरीके से पोलराइज हो रहे हैं, हो सकते हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो बीजेपी की आनुषंगिक पार्टियां हैं जो हिंदूवादी एजेंडे को लेकर चलती हैं, वो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बिल को पास तुरंत कराया जाना चाहिए। जी अब हमने नहीं देखा आज तक कि जिस जो स्टेक होल्डर्स है उससे अलग नॉन स्टेक होल्डर्स आके जिद कर रहे हैं कि इस बिल को पास कराना चाहिए। तो इसका मतलब है कि राजनीति ही की जा रही है और सत्ता पक्ष विपक्ष सभी इसमें अपने अनुकूल राजनीतिक बातों को कैसे निकाला जाए, कैसे माहौल बनाया जाए, कैसे चुनाव में फायदा उठाया जाए, इसमें मुस्लिम वोट्स का इस्तेमाल हो रहा है। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने की है। नॉन स्टेक होल्डर भी जो है इसमें अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, और महत्वपूर्ण बात यह है कि 272 चाहिए। 272 में से 16-12 नीतीश और चंद्रबाबू नायडू और 5 जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान वाली जो है चिराग पासवान की, उसके आप मिला लीजिए। तो जो पॉलिटिकल मैसेजिंग का आपने जिक्र किया, बड़ा महत्वपूर्ण बात आपने कही कि पॉलिटिकल मैसेजिंग का दौर शुरू हो गया है। तो चिराग पासवान ने भी पिछले दिनों जिस तरीके से बात कही सड़क पे नमाज पढ़ने को लेके, और तमाम वो बातें जो शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनना नहीं चाहते थे, वो बात कही गई चिराग पासवान की ओर से। और जो गुलाम गौस लालू यादव से मिलके आए हैं, तो निश्चित तौर पे एक ये जो 272 का आंकड़ा है और इसमें जो 16-12 और 5 वाला आंकड़ा, ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय होगा सर, अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इसके हक में अगर बिल के हक में अगर वोटिंग करते हैं। देखिए, हक में इनको बोलना पड़ेगा। दोनों जी ही पार्टियों की मजबूरी है
नीतीश कुमार सकते में आ गए जब उनको वो ईद के दिन पहुंचे सुबह की में नमाज के वक्त, और उनको वो गर्मजोशी से वेलकम नहीं मिला जो हमेशा उनको मिलता रहा है। जी क्योंकि बिहार के मुसलमान हमेशा नीतीश कुमार के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते रहे हैं, भले वो जी। बीजेपी के खेमे में क्यों नहीं रहे हो, उनको हम्म। वोट देते रहे हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि एनडीए में रह करके, सत्ता के साथ रह करके भी हमारी आवाज अगर कोई सुन रहा है तो उसको सपोर्ट करना जरूरी है। जी विपक्ष में तो लोग करते ही हैं, लेकिन सत्ता में अगर कोई नुमाइंदगी ऐसी हो जाए जो हमारे प्रति हमदर्दी रखता हो तो उसको समर्थन देना चाहिए। ये एक सोच आम रही है, मगर इस सोच में अब बदलाव आ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बिल पर अगर नीतीश कुमार ने स्टैंड नहीं लिया तो फिर ये समर्थन चला जाएगा, और जी इसी का एहसास नीतीश कुमार को है, और इसी वजह से बिहार की राजनीति में बदलाव आने की अटकलें भी हैं कि क्या फिर से नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं इस मुद्दे पर। हालांकि इसके अन्यान्य कारण भी हैं, लेकिन इस वक्फ बोर्ड बिल के इर्द गिर्द उसको साधने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी इनके साथ में सीटों की अलायंस पर बात नहीं कर रही है, टाल रही है। नीतीश कुमार के तरह तरह के जो व्यवहार हैं उसका वीडियो बना करके उसको खूब प्रचारित प्रसारित करके नीतीश कुमार के कद को छोटा किया जा रहा है, जबकि सही मायने में पॉजिटिव हस्तक्षेप यह होता कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा के इलाज करा दिया जाता, मेडिकल जांच करा दी जाती, या ऐसा कुछ होता, या उसके पक्ष में खड़ा होके ही बयान देते, कुछ तो करते, बल्कि उनका केवल वीडियो बनाया जा रहा था। ये सारी जी चीजें भी हो रही हैं, मगर उसके केंद्र में मैंने कहा कि तात्कालिक घटना वक्फ बोर्ड बिल का विरोध नहीं करना है नीतीश कुमार की ओर से। चंद्रबाबू नायडू के साथ भी यही था, तो चंद्रबाबू नायडू की टोन बदल गई, चिराग पासवान को भी अपना टोन बदलना पड़ा है। तो इन सब परिस्थितियों में बीजेपी को लग रहा है कि इस बिल को पारित कराना हमारे वश की बात नहीं है, जी और पारित कराना वश की बात नहीं है तो क्या कर सकते हैं। इसीलिए अमित शाह ने कहा कि हम इसी सत्र में ये बिल पेश करेंगे, ये जी नहीं कहा कि हम इसी सत्र में पारित करा कर रहेंगे, ऐसा जी। नहीं कहा। तो ये राजनीतिक मजबूरी जो है दिख रही है। राजनीतिक मजबूरी दिख रही है। लोकसभा के आंकड़ों को आपने समझाने की कोशिश करी। अगर हम राज्यसभा की भी बात करें तो 236 में से 119 का आंकड़ा तो चाहिए अगर ये राज्यसभा तक ये बिल पहुंचता है, इसी सत्र में पहुंचता है, या फिर मानसून सत्र में भी अगर ये राज्यसभा में जाएगा तो 119 का आंकड़ा चाहिए। सर, राज्यसभा का थोड़ा सा गणित समझाने की कोशिश करें हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि 115 और 6 जो नॉमिनेट सांसद है उनके भरोसे पूरी बीजेपी टिकी हुई है। ये लगता है एनडीए अलायंस को कि उनके भरोसे जो है राज्यसभा में, अगर राज्यसभा तक ये बिल पहुंचता है तो। प्रदीप जी, राज्यसभा में बीजेपी कमजोर नहीं हुई है। जी नई लोकसभा से पहले भी राज्यसभा की इसी संख्या बल पर बीजेपी ने कई बार अपने बिलों को पारित कराया है, और उसमें कुछ लोगों को एब्सटेन कराना होता है, कुछ लोगों को निष्ठा बदलवाना होता है। तो वो संख्या इतनी छोटी है कि आधी संख्या 250 की, आधी 125 होती है, लेकिन जो संख्या 200 मेरे ख्याल से 38 या 42 है एग्जिस्टिंग संख्या, तो उसकी आधी 119 होगी या 137 होगी, मैं भूल रहा हूँ। नहीं, क्षमा कीजिए, 200 अगर 38 है तो 119 होगी या उससे कम होगी, तो 117 बोलते हैं। मैं इस फिगर पर थोड़ा सा कम बोलूंगा क्योंकि एकदम परफेक्ट 119। मेरे पास नहीं है। जी तो मगर आंकड़े जो है निर्दलीय को लेकर के या कुछ लोगों को एब्सटेन करा के पहले बीजेपी पारित कराती रही है विधेयक, उनकी संख्या घटी है नहीं। तो ऐसे में राज्यसभा में बीजेपी को कोई दिक्कत मुझे लगती नहीं है कि वहां पारित कराने में दिक्कत होगी। जो दिक्कत है लोकसभा में ही दिक्कत है। तो ऐसा भी हो सकता है प्रदीप जी कि बिल को सबसे पहले राज्यसभा में ही पेश कर दिया जाए, ये भी हो जी सकता है। अगर बीजेपी ये डिटर्मिनेशन दिखाना चाहती कि हम इसको पारित करा करके ही रहेंगे, तब तो उनको राज्यसभा में सहूलियत है, वहां वो पहले पारित कराने की कोशिश कर सकते हैं।
हालांकि बीजू जनता दल जैसे दल एक फैक्टर जरूर है नया, जो कि पहले समर्थन देते थे और अब समर्थन शायद न दे, तो वो उतना ही मैनेज करना है। तो मुझे लगता है कि कहीं भी वो पेश करें, लोकसभा में ज्यादा मुश्किल है वक्फ बोर्ड बिल का को पारित कराना, ये मुझे लगता है। जी सर, चुनावी राजनीति के दृष्टिकोण से अगर इसको समझने की कोशिश करें, बिहार चुनाव का हम जिक्र कर चुके हैं, 27 में यूपी चुनाव भी होने हैं, पश्चिम बंगाल के चुनाव भी आने वाले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इस बिल के माध्यम से किस तरीके से ये सारी चीजें, हिंदू वोट पोलराइजेशन के साथ साथ किस तरह इस बिल का जो है इन चुनाव में लेके जाना चाहती है, किस तरह से इस बिल को इस चुनाव में भुनाना चाहती है? इस बिल का पेश किया जाना ही बीजेपी के लिए उस डिटर्मिनेशन का दिखावा होगा जिसमें वो ये मानते हैं कि वक्फ बोर्ड बिल मनमाने तरीके से संपत्ति को कब्जा करने का एक संस्था बन चुका है, जहां पर के मुसलमानों के भलाई के लिए इसका निर्माण हुआ था, लेकिन ये मुसलमानों की भलाई के बजाय भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, जहां उनका कहना होता है कि इसमें नॉन मुस्लिम्स क्यों नहीं होनी चाहिए, महिलाएं क्यों नहीं होनी चाहिए, महिलाएं क्यों ऐसे नहीं होनी सवाल चाहिए? जो वो उठा रहे हैं, तो उन प्रश्नों को नैतिकता के सांचे में ढाल करके वो प्रश्न खड़ा कर रही हैं कि दूसरे जब वक्फ बोर्ड बिल में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, जबकि दूसरे माइनॉरिटी से संबंधित कुछ भी अगर संस्था है तो उसमें ऐसी चीजें लागू होती है। हालांकि फ्लैट ये बात सही नहीं है अपने ढंग से, गुरुद्वारा कमेटी को देख लीजिए, दूसरी चीजें, क्या नॉन सिख उसमें जा सकते हैं? मंदिर के ट्रस्ट में क्या नॉन हिंदू को जगह मिलती है? क्या नहीं मिलती है? तो वहां यहाँ पर भी उसका काउंटर हो सकता है, मगर बीजेपी अभी काउंटर से ज्यादा उस अपने ढंग की डिबेट में पड़ी हुई है कि हम ये हिंदू राष्ट्र है, वो एहसास कराना चाहती है। यहाँ मुसलमानों को ये झेलना होगा कि वो नमाज सड़क पर नहीं पढ़ेंगे, और हम चाहे तो पूरा इलाहाबाद जाम कर दे, प्रयागराज जाम कर दे, चाहे दुर्गा पूजा मना ले, चाहे काली पूजा मना ले, चाहे कांवर निकाल दे, चाहे रामनवमी का जुलूस निकाल दे, हमें पूरा हक है कि हम सड़क पर घूमेंगे, लेकिन मुसलमान को नमाज पढ़ने का हक नहीं है, क्योंकि वो दूसरे दर्जे के नागरिक है। ये एहसास कराना चाहते हैं बिना बोले हुए, बिना हिंदू राष्ट्र घोषित करते हुए। तो इसीलिए इसको भी उसी रूप में एक एक्सटेंशन के तौर पर वो दे रही है। चुनाव में इसी एजेंडे के साथ वो उतरती है कि हिंदुओं को के बारे में सोचने वाले तो इकलौती पार्टी हम ही हैं। जी, हिंदू हकों के बारे में सोचने वाली इकलौती पार्टी तो हम ही हैं। इसीलिए वक्फ जो बोर्ड है उसमें गैर मुस्लिमों की एंट्री या महिलाओं की एंट्री को लेके जो है बिल में संशोधन में जो है चीजें डाली गई है। उसके अलावा कई सारी और चीजें ऐसी है, जैसे ट्रिब्यूनल के अलावा अदालत में ये मामले जा सकते हैं, जो इससे वक्फ बोर्ड की जमीन से जुड़े हुए मामले हैं, और भी कई मामले हैं। और जो टीडीपी और जेडीयू की ओर से सुझाव दिए गए थे, शायद इस तरह की सूचनाएं आ रही है कि 3 सुझाव जो टीडीपी की ओर से दिए गए थे वो शायद सरकार उस पर सहमत हो गई है, और अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि कल लोकसभा में टीडीपी इस पे सरकार का समर्थन करे। सर, आपने पूरी वक्फ संशोधन बिल को लेके इस चर्चा में अपने विचार रखे, खुल के आपने बताया कि किस तरह से क्या रणनीति भारतीय जनता पार्टी अपनाने जा रही है और चुनाव के मद्देनजर इसके क्या लाभ और क्या हानि बीजेपी को हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।